जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक नए सेशन के साथ हम मार्केट एंड इकोनॉमिक आउटलुक के मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद, हेड ऑफ रिसर्च, और शौर तुराबी, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। और जी। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, बदलते हुए हालात किस तरह से मार्केट्स का इम्पेक्ट करेंगे। ओवर टू यू अहमद। जी, थैंक यू तनवीर। सबसे पहले आईएमएफ की तरफ से जो अपडेट आई है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। और वो अपडेट काफ़ी खुशाइंद है। तो बेसिकली जो 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, जो कि स्टाफ लेवल अग्रीमेंट के बाद बोर्ड के पास गया था आईएमएफ के, वो अप्रूव हो चुका है। जिसके बाद इमीडिएट डिसबर्समेंट 1.2 बिलियन की जा चुकी है पाकिस्तान को। और ये फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने कंफर्म किया है अभी। तो इसके बाद हमें लगता है कि जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल फ्लोज हैं, उनमें पिछले दिनों इम्प्रूवमेंट आई है और मजीद आएगी। और इसमें हमने एक स्लाइड रखी है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं जो बजटेड फ्लोज हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमें लगता है कि उनमें काफी बेहतरी नजर आ सकती है आने वाले दिनों में। इसके अलावा जो प्रेस रिलीज जारी किया आईएमएफ ने, उन्होंने 4 चीजों पे फोकस किया है। और उनमें एक तो जो फिस्कल ईयर 24 बजट गवर्नमेंट ने पास किया है, और उस पे बेसिकली उसकी एग्जीक्यूशन पे एक तो मेन प्रायोरिटी आईएमएफ ने जाहिर की है। बाकी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में एडवांसमेंट को तरजीह देने पे गौर दिए आईएमएफ ने। और इसके अलावा एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट था वो ये है कि जो एवरेज इन्फ्लेशन है FY 24 में, वो तकरीबन 25.9% पे आईएमएफ प्रेस रिलीज के मुताबिक एक्सपेक्टेड है। हमारा नंबर जो है वो 21% है, मार्केट कंसेंसस भी 21% है। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इस हिसाब से है कि जो FY 23 का नंबर है वो ऑलरेडी हमारे पास आ चुके हैं। और अगर हम प्रेस रिलीज से कंपेयर करें, उसमें हमें थोड़ा डिफरेंस इस हिसाब से नजर आता है कि एक तो एवरेज प्रेस रिलीज में ज्यादा है, 29.6% फॉर FY 23। ये एवरेज 29% पे आया है। और जो पीरियड एंड जो मतलब आखिरी महीना है बेसिकली जून का, उसमें 29.4% था। और हम अपने पिछले भी सेशंस में ये बता चुके हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जून ऑनवर्ड्स इन्फ्लेशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोअर प्लेन पे दाखिल हो जाएगी ड्यू टू हाई बेस इफेक्ट। और इसी तरीके से चीजें ट्रांसपायर भी की। लेकिन इंटरेस्टिंगली आईएमएफ जून 23 का नंबर 34% पे एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा है। तो इसके बाद हमें लगता है कि काफी एग्रेसिव है आईएमएफ की जो टीम है ऑन इन्फ्लेशन। और उसके बाद 25.9% हमें लग रहा है शायद इस वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट किया। बाकी थोड़ा बहुत अपटेक अगले एक दो महीनों में मंथ और मंथ बेसिस पे आ सकते हैं इन्फ्लेशन में। क्योंकि जो गैस टैरिफ और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं उसमें बेसिकली एक अपटेक नजर आएगा। क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट्स रह गई हैं जो कि पास करनी है गवर्नमेंट ने। बाकी जो डिटेल्स हैं वो इनका एक काफी एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट आता है आईएमएफ का, MEFP के नाम से। तो वो जब आ जाएंगी तो हम ज्यादा बेहतर पोजीशन पे होंगे टू कमेंट ऑन आईएमएफ एक्सपेक्टेशन ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिस्कल डेफिसिट एंड एनर्जी रिफॉर्म्स। और फिर उसको हम कंपेयर कर सकेंगे कि हमें क्या लगता है और हमारा कमेंट्री उस पर क्या है। इसके अलावा ये एक स्नैपशॉट है मैक्रो इंडिकेटर्स का। जैसे बजट बैलेंस ये तकरीबन 7.5% पे एक्सपेक्ट कर रहा है आईएमएफ। हमें भी लगता है कि तकरीबन 7.5 से 8% हो सकता है। इंटरेस्टिंगली 3 गवर्नमेंट्स को ये इंश्योर करना होगा कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम उनको फुलफिल किया जा सके। और एक तो मौजूदा सेटअप है, फिर इंटरिम सेटअप होगा इसके बाद। और फिर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उनको ये इंश्योर करना होगा कि जो डिलीवरेबल्स हैं वो इंश्योर किए जा सकें कि टाइमली बेसिस पे उस पर पूरा उतरा जा सके। प्राइमरी बैलेंस 0.4% है। और आईएमएफ का पिछले कई रिव्यू से फोकस जो है वो फिस्कल डेफिसिट हट के प्राइमरी बैलेंस पे आ चुका है। तो अगर फिस्कल डेफिसिट का नंबर हाई भी हो जाए तो उस पे हमने देखा है कि वो ज्यादा तरजीह दे रहे होते हैं टू प्राइमरी बैलेंस। तो वो पॉजिटिव टेरिटरी पे ही एक्सपेक्टेड है। जो हमने भी नंबर्स रन किए थे, हमें लगता है कि
अचीवेबल है। और इसमें बेसिकली डिफरेंस यही होता है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट या सरप्लस में कि डेट सर्विसिंग के नंबर को एडजस्ट करके देखा जाता है और एक्सक्लूड करके इनफैक्ट देखा जाता है फ्रॉम द फिस्कल डेफिसिट के एज अ परसेंटेज जीडीपी किस तरीके से नजर आ रहा है। तो हम अगर डेट सर्विसिंग को एक्सक्लूड कर लें तो फिर पॉजिटिव टेरिटरी में नजर आ रही हैं चीजें, और वो बहुत हद तक कंट्रोलेबल भी है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो फिजिकल एक्सपेंडिचर्स हैं वो सैलरी बेस्ड हैं, और उसमें से बहुत सारी चीजें जो कि गवर्नमेंट डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ज्यादा बेहतर इंडिकेटर भी प्राइमरी बैलेंस ही है। तो वो 0.4% पे आईएमएफ एक्सपेक्ट कर रहा है कि फिर 24 में होगा। करंट अकाउंट बैलेंस हमें लगता है स्लाइटली ज्यादा है, 1.8% ऑफ जीडीपी है, और इसको अगर हम कंप्यूट करते हैं तो ये तकरीबन 6 साढ़े 6 बिलियन डॉलर्स बनता है इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट अमाउंट। और हमें लगता है कि शायद इतनी जगह गवर्नमेंट के पास ना हो, और ये तकरीबन 4.5 5 बिलियन डॉलर्स के करीब हमें नजर आए अमाउंट। लेकिन अगेन आईएमएफ बेसिकली अगर हम पिछली स्लाइड पे भी देखें तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2.5% पे एक्सपेक्ट कर रहा है, और करंट अकाउंट बैलेंस भी टुवर्ड्स द हायर साइड है। तो हमें लग ही रहा है कि जो इम्पोर्ट्स में कंप्रेशन नजर आया था बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए थे, उनको थोड़ा सा ईज ऑफ करते हुए आईएमएफ इतनी जगह दे रहा है कि करंट अकाउंट बैलेंस शायद थोड़ा सा हायर साइड पे नजर आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा इन्फ्लेशन में पहले भी तस्करा कर रहा था कि ये नंबर जो है वो लोअर साइड पे अब आना स्टार्ट हो गया है। हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले महीनों में मिड 20s में भी ये नंबर नजर आ सकता है 25-26% पे, और फिर वहां से बदतरीज जो है जैसी बेस इफेक्ट अब किक इन होना स्टार्ट हो गया है, तो ये अब इसकी ट्रैजेक्टरी लोअर साइड पे ही रहेगी। इस महीने इंटरेस्टिंग ये था कि कोर इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो डिसेलरेट करने लग गया है, और ये 22% से तजावुज कर गया था पिछले महीने की इन्फ्लेशन में, लेकिन जो रीसेंट नंबर आया है उसमें तकरीबन ये 21% के करीब है। तो इसमें थोड़ी सी एक डिक्लाइन हमें नजर आया ऑन ईयर ओवर ईयर बेसिस। स्टेट बैंक ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी होल्ड की, जो जिसके बाद 1% पॉलिसी रेट बढ़ा दिया गया, और पॉलिसी रेट अब 22% पे है। हमें लगता है बहुत हद तक पीकिश लेवल है ये, और क्योंकि इसकी जो रामिफिकेशंस हैं वो फिजिकल साइड पे काफी ज्यादा हैं, और गवर्नमेंट को वो डेट सर्विसिंग की सूरत में अदा करनी होती हैं। तो हमें लगता है कि ये बहुत हद तक पीकिश लेवल है। इसके अलावा जो इस इंक्रीज की वजह बताई गई वो इन्फ्लेशन आउटलुक ही है, और जो नए बजटरी मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं उसके बाद जो इन्फ्लेशन में एक अपटिक हो सकता है, वो बेसिकली मेन वजह इसकी बताई गई। और तो हमें लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ FY 24 बेस्ड ऑन करंट सेट ऑफ डेटा हमें शायद इंटरेस्ट रेट में कट भी नजर आना स्टार्ट हो इन सेकेंड हाफ ऑफ FY 24। जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी अच्छा, तो ये करंट अकाउंट सरप्लस है जो कि अभी जो लेटेस्ट नंबर है वो कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन जो लास्ट अपडेटेड नंबर है उसमें तकरीबन 250 मिलियन डॉलर्स का सरप्लस नजर आया हमें। जो कि इस हिसाब से इसकी अहमियत है कि आज से कुछ महीने पहले जब आईएमएफ टीम और फाइनेंस मिनिस्ट्री के दरमियान निगोसिएशंस हो रही थी, तो उसमें जो एक पॉइंट ऑफ डाइवर्जेंस था वो पेमेंट्स के हवाले से था, और उसमें आईएमएफ करता ही है कि ग्रॉस लेवल पे देख लेता है कि कितनी रिक्वायरमेंट है ऑफ आउटफ्लोज। तो उसमें करंट अकाउंट और जो लोन पेमेंट्स या यूरो बॉन्ड की पेमेंट्स का नंबर है उसको क्लब करके देखते हैं। तो उसमें आईएमएफ का नंबर ज्यादा इसीलिए आ रहा था क्योंकि वो करंट अकाउंट डेफिसिट्स ले रहे थे फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, और जब ये सरप्लस आया है तो उससे जो वो बेसिकली जो नंबर्स में डिफरेंस था वो बहुत हद तक ब्रिज हुआ है। और कंट्री के हिसाब से ये पॉजिटिव डेवलपमेंट इस तरीके से है कि इससे जो प्रेशर आ रहा था डॉलर्स पे वो बहुत हद तक ईज हुआ है। और इसके बाद हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में यूएई और सऊदी अरब की तरफ से डिपॉजिट्स पे पॉजिटिव न्यूज़ है और इनफ्लोज आए हैं। तो एक हफ्ते में अगर मतलब वैसे ही हम चार्ट आउट करें तो 2 बिलियन अगर सऊदी अरब से आगे 1 बिलियन यूएई से कल आए, और 1.2 बिलियन अभी, तो ये तकरीबन 4 साढ़े 4 बिलियन डॉलर्स जो है विद इन अ वीक आए हैं।
जो कि डॉलर के लिए भी काफी एक पॉजिटिव न्यूज है, और मार्केट्स बहुत हद तक जो है इसके बाद हमें स्टेबल नजर आ रही हैं। जी शोर आपको डिस्कस मार्केट परफॉर्मेंस। इसमें मैं बस ये कमेंट कर देता हूँ कि ये बेसिकली हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन इस चीज की दिखाई है कि आईएमएफ प्रोग्राम से पहले जब अनाउंस हो जाता है और आईएमएफ प्रोग्राम के अनाउंस होने के बाद मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है। और इसमें मेरे लिए इंटरेस्टिंग एलिमेंट ये है कि 1 मंथ और 6 मंथ्स में अगर आप देखें प्रोग्राम अनाउंसमेंट के बाद, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको नजर आता है कि मार्केट इसको पॉजिटिवली ही रिसीव करती है। इसकी सिग्निफिकेंस अभी ज्यादा है मेरे ख्याल में, क्योंकि हमारी जो ओवरऑल क्वांटम है पेमेंट्स का वो काफी इंक्रीज हो गया है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2013 से कंपेयर करें अभी की पोजीशन, तो अभी जो आईएमएफ की इम्पोर्टेंस है वो कई ज्यादा है एज कंपेयर टू 2013। तो मेरा ख्याल है कि ये पॉजिटिव साइड पे ही चीजें रहेंगी, और मार्केट्स हमें नजर आ रहा है कि काफी हद तक स्टेबल भी हुई हैं। हम इसका तस्करा भी करते रहे कि आईएमएफ एक पिवटल रोल प्ले करेगा टुवर्ड्स द मीन रिवर्जन, जो कि हम मल्टीपल्स में देखते हैं, और शोक जैसे आगे डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली एक ये बजटेड नंबर्स हैं गवर्नमेंट के, लाइक आई alluded टू अर्लियर, हम एमईएफपी का वेट कर रहे हैं, जिसमें एक ज्यादा बेहतर पिक्चर नजर आएगी कि आईएमएफ किस तरीके से एक्सटर्नल फ्लोज को चार्ट आउट कर रहा है ऑनगोइंग फिस्कल ईयर में। लेकिन जो बजटेड नंबर्स हैं उससे एक हमें एंकर मिल जाता है अपनी एस्टिमेट्स को बेस करने का। तो इसके मुताबिक आईएमएफ तो खैर थोड़ा सा अंडर बजटेड है, क्योंकि गवर्नमेंट 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट सिक्योर करने में कामयाब हो गई है। तो ये जो 2.4 बिलियन नजर आ रहा है आईएमएफ का, ये 3 बिलियन हो जाएगा, जिसके बाद जो टोटल एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं ये 24 बिलियन से तजावुज कर जाएंगे। इसमें रोल ओवर्स भी शामिल होते हैं, तो जो तकरीबन 4 बिलियन चाइना के हैं, 3 बिलियन तकरीबन सऊदी अरब के हैं, 2 अरब यूएई के, तो और फिर 5 बिलियन जो है वो तकरीबन कमर्शियल चाइना और यूएई के आ जाते हैं। तो ये तकरीबन 13-14 बिलियन टोटल क्वांटम बन जाते हैं रोल ओवर्स का। तो उसको अगर हम हटा के भी देख लें तो ये 10 बिलियन के इनफ्लोज हैं जो गवर्नमेंट बजट कर रही थी। इसमें जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट होगा वो ये है कि प्रोजेक्ट लोन्स में 2 अरब गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किए हैं, जो कि मेनली जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी रिगार्डिंग प्लेजेस फॉर फ्लड विक्टिम्स, और जो फ्लड रिहैबिलिटेशन एफर्ट के लिए गवर्नमेंट ने सिक्योर तकरीबन 8 से 9 बिलियन किए थे। तो उस मद में इस साल गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 बिलियन बजट किए हैं। अगर ज्यादा फ्लोज आ जाते हैं तो ऑब्वियसली दैट वुड बोड वेल फॉर द करेंसी मार्केट और ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। लेकिन अगेन जो आईएमएफ सिक्योर हो गया है एसबीए, उसके बाद जो मल्टीलैटरल फ्लोज हैं और बायलैटरल फ्लोज हैं, क्योंकि सबकी नजरें जो हैं वो आईएमएफ के साथ के ऊपर जमी हुई होती हैं, कि उधर से अगेन आईएमएफ जब अप्रूवल दे देता है तो इनडायरेक्टली उसका मतलब यही है कि दे विल इंश्योर के जो भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं नेसेसरी फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द कंट्री वो इंश्योर किए जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस जो है वो पार्टनर्स का बढ़ जाता है, जिसके बाद जो फ्लोज हैं उसमें हमें बेहतरी नजर आती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, so we've seen last month, in the month of June, sorry, in the month of June, we had seen कि market जो है वो काफी distressed performance रही थी market की, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम था, जो current प्रोग्राम था, वो it was about to expire on the 30th, so there were not much hopes spinning on the IMF, and we all knew कि अगर IMF secure नहीं होता तो जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन है, हमारी रिजर्व की पोजीशन है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है। तो बट इन द एंड दे क्लच्ड इट, और आईएमएफ के साथ एक सक्सेसफुल प्रोग्राम के साथ हमने देखा कि मार्केट जब ईद हॉलीडेज के बाद खुली तो मार्केट ने बहुत ही ज़्यादा वेलकम किया इस अरेंजमेंट को।
एंड मार्केट जो है वो जो 40,000 से नीचे ट्रेड कर रही थी वो went to as high as 45 to 46,000 in these couple of days. But still अगर हम इस स्लाइड पर देखें तो जो पाकिस्तान की मार्केट है वो एमर्जिंग मार्केट्स और फ्रंटियर मार्केट से अभी भी सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर है relative to एवरेज डिस्काउंट भी जो हम नोट करते आए हैं. फॉर एग्जांपल एवरेज डिस्काउंट जो है वो फ्रंटियर मार्केट से 30% का है और 39% का है एमर्जिंग मार्केट से पाकिस्तानी मार्केट का, जो कि अभी जो है वो कुछ 74% के ऊपर चल रहा है. और जी इस स्लाइड पर हम फिर वैल्यूएशंस को थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं. हमने देखा है कि FY23 के ऊपर अभी हमारे जो करंट मार्केट कैप टू जीडीपी है वो हिस्टोरिकली लो लेवल्स पर आया हुआ है. इट्स जस्ट 8%, जबकि जो एवरेज है इस पीरियड का वो 23% है. तो अपने मीन से काफी सब्सटेंशियली लो लेवल्स पर हमारी मार्केट अभी ट्रेड कर रही है. और जाहिर है इसकी वजह इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ही था कि जो मार्केट में नहीं आ रहा था. जो कि हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में अब इन्वेस्टर्स थोड़ा सा मार्केट की तरफ वापस आना शुरू हुए हैं. प्राइस टू बुक पर अगर हम देखें तो मार्केट अगेन 0.75 टू प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रही है, जबकि जो एवरेज जिस प्राइस टू बुक पे मार्केट ट्रेड करती रही है सिंस 2006 वो 1.68 है. सो यहाँ भी हम तकरीबन जो हमारा एवरेज है उससे तकरीबन हाफ के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि लेस देन हाफ वैल्यू ट्रेड कर रहे हैं. सिमिलरली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो की अगर हम बात करें तो 8.01 टाइम्स की एवरेज है और अभी जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो जस्ट ओवर 3 टाइम्स की मल्टीपल पे हम ट्रेड कर रहे हैं. एंड डिविडेंड यील्ड मार्केट की जो एवरेज डिविडेंड यील्ड रही है 2008 से वो 6% के करीब रही है, जबकि अभी जो मार्केट ऑफर कर रही है वो 9.5% की यील्ड ऑफर कर रही है. सो इन चारों मैट्रिक्स के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केट अपने अपनी हिस्टोरिकल एवरेज से बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है. और अगेन मार्केट में एक सिग्निफिकेंट स्पेस है कि जो मार्केट रिकैप्चर करेगी आने वाले कुछ टाइम में एज द स्टेबिलिटी एंड द मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो इम्प्रूव्स. Next slide, please. जी थैंक यू अहमद एंड शौर. अच्छा कुछ क्वेश्चंस हैं. अच्छा ये ऑब्वियसली एक व्यूअर्स को मेरे ख्याल है बताते चले कि ये डेटा जो है आप जो शो कर रहे हैं ये वैल्यूएशंस ये 30 एज ऑफ 30 जून है या ये एज ऑफ ये किस डेट की है, ये जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा. जी ये एज ऑफ 30 जून का डाटा है. सो 30 जून के लेवल से तो ये मल्टीपल यानी काफी इसमें सॉर्ट ऑफ कुछ इम्प्रूवमेंट आ गई होगी. जी बिल्कुल इसमें अपडेट आया है 30 जून के लेवल से, जैसे कि हमारी मार्केट भी कुछ 11% चल गई है वहां से. सो बिल्कुल इसमें अपडेट तो आया है नंबर्स में. तो ये नेक्स्ट स्लाइड भी काइंडली फिर गो थ्रू कर लें, फिर क्वेश्चन एंड आंसर कर लें. ओके. जी तो जैसे मैंने पहले तस्करा किया, ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा सा यूनिक इस हिसाब से है कि है तो खैर काफी छोटी मुद्दत का 9 महीनों पे तकरीबन ये होगा, लेकिन इसमें 3 गवर्नमेंट्स जो हैं पोटेंशियली इसको हैंडल कर रही होंगी. तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो जाएगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है उसको प्रिजर्व रखा जाए और इसमें जो भी टाइमली डिसीजंस हैं वो लिए जाएं ऑन कीपिंग द एक्सचेंज रेट इन लाइन विद द मार्केट और मॉनेटरी पॉलिसी भी प्रूडेंट रखी जाए. बाकी इंटरेस्टिंगली जो IMF है वो ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट काफी हाई प्रोजेक्ट कर रहा है. ये थोड़ा सा डिफरेंट इस हिसाब से है कि पिछले हमने कई रिव्यूज में देखा है कि IMF थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है
हालांकि वो देखते तो प्राइमरी डेफिसिट हैं, या प्राइमरी सरप्लस फॉर दैट मैटर, लेकिन फिजिकल साइड पे भी वो काफी टफ टारगेट्स गवर्नमेंट के लिए सेट करते हैं। इस दफा उन्होंने थोड़ी सी गुंजाइश रखी है, जिससे महसूस यही होता है कि दे आर प्रिवी ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हैं इस साल, और उस चीज का थोड़ा सा मार्जिन दिया है आईएमएफ ने, जो कि थोड़ा सा खुशाइंद है। बाकी ओवरऑल अगर देखें तो मार्केट्स यहाँ से अच्छी लगती हैं, रिजर्व्स अच्छे हो रहे हैं, रिजर्व्स यहाँ से बिल्डअप हो जाएंगे, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईएमएफ भी FY 24 के एंड तक एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टेट बैंक रिजर्व तकरीबन 9 बिलियन हो जाएंगे। तो बेसिकली वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लोज बेहतर रहेंगे ओवरऑल। जब फ्लोज बेहतर रहेंगे, क्योंकि इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, तो उसमें जो डॉलर की अगर रेट कम होता है तो उससे कंपनीज को फायदा इस हिसाब से हो जाता है कि अब 310 315 पे अगर मंगवा रहे थे तो वो रेट कम उनको मिलेगा अब। तो ओवरऑल मतलब इट लुक्स के यहाँ से एक री रेटिंग ड्यू है मार्केट की, और इसी और यही हमें कुछ नजर आ रहा है पिछले कुछ सेशन से। ये हमारी एक हमारे अपने फंड्स की वैल्यूएशंस हैं। ये स्नैपशॉट हम देते हैं अपने अपने व्यूअर्स के लिए कि इंडेक्स इस वक्त किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और जो हमारे फंड्स हैं वो किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। सो KC 100 इंडेक्स का अगर हम मल्टीपल देखें तो करंट मल्टीपल जो है वो 3.4 टाइम्स के ऊपर है। जबकि हमारे जो फंड्स हैं उनके पी रेशियोज वो भी रिलेटिव टू इंडेक्स भी अट्रैक्टिव लेवल पर है। यूएसएफ 2.8 की मल्टीपल पर है, और जो फाइनेंशियल सेक्टर फंड है 2.7 के मल्टीपल पर है। सो रिलेटिव टू KC 100 इंडेक्स भी जो हमारा पोर्टफोलियो है, जो इन फंड्स में हमारा पोर्टफोलियो है, वो अट्रैक्टिव पोर्टफोलियो हमने बिल्ड किया हुआ है। सिमिलरली डिविडेंड यील्ड अगर हम डिस्कस करें तो KC 100 इंडेक्स जो है वो उसका 9% की डिविडेंड यील्ड ऑफर कर रहा है। जबकि हमारे जो फंड्स हैं वो उससे ऑलमोस्ट ओवर एंड अबव ही यील्ड्स ऑफर कर रहे हैं, स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर फंड जिसकी डिविडेंड यील्ड 16% है। अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड जो हमारे सेक्टर इस्लामिक जो हमारे सेक्टर फंड्स हैं, बेसिकली UFSF का नेशनल फंड है जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स हैं मेजरली, एंड अलमीन इस्लामिक एनर्जी फंड हमारा इस्लामिक फंड है जिसमें एनर्जी स्टॉक्स हैं। सो इन दोनों की डिविडेंड यील्ड जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली बेहतर है KC 100 इंडेक्स से। उसके अलावा जो हमारे फ्लैगशिप फंड्स हैं USF एंड ASSF, उनकी भी डिविडेंड यील्ड जो है वो बेहतर है। ASSF क्योंकि एक इस्लामिक फंड है, और जो हमारा इस्लामिक इंडेक्स है उसकी डिविडेंड यील्ड अवेलेबल नहीं होती। सो जो है वो ये शायद कंपेरेबल नहीं है, बट अगर हम USF को कंपेयर करें KC 100 इंडेक्स से तो इट्स ऑफरिंग अ बेटर यील्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ सवालात हैं। एक तो पहला सवाल है कि जून का रियर क्या स्टेट बैंक ने अनाउंस कर दिया है, और डॉलर की आउटलुक क्या है उसके मुताबिक? जी, तो लास्ट जो रेयर अनाउंस किया है स्टेट बैंक ने, उसके मुताबिक तकरीबन जो रेयर का नंबर बन रहा है वो 87.1 है। और अभी क्योंकि हमें पता है कि थोड़ा सा लैग से चल रहा होता है नंबर, तो लेकिन इसमें कुछ बेहतरी हमें नजर आएगी आने वाले दिनों में, ये ये मतलब अपवर्डली मूव थोड़ा सा नजर इफ आएगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मई एंड का नंबर है ना, 87 जी वाला? जी जी जी, बिल्कुल ओके। बिल्कुल बिल्कुल। सो आप देख रहे हैं कि जून में ये बेहतर हो सकता है, या और थोड़ा सा अट्रैक्टिव मींस के डिस्काउंट और ज्यादा होगा 100 से? नहीं, ये 100 की तरफ हमें लगता है थोड़ा सा शायद बढ़े यहाँ से। अच्छा, सेकंड सवाल ये है कि क्या इन्फ्लेशन आउटलुक पे क्या हम बॉन्ड बॉन्ड मार्केट में रैली देख रहे हैं, रुपी बॉन्ड्स जो हैं ये भी? बॉन्ड्स हमारे जो यूरो बॉन्ड्स जी सॉरी, नहीं, आप बस। नहीं, यूरो बॉन्ड में तो हमने रैली ऑब्जर्व की है। जी ऑब्वियसली जी यूरो बॉन्ड में तो डिफॉल्ट का जब रिस्क कम हो गया तो वहां पे तो रैली आई है। मैं बात करूं जो फ्यूचर की इंटरेस्ट रेट आउटलुक है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे जो आया है, इस पे हम्म। क्या हमने बॉन्ड मार्केट जो पीआईबीज हैं, पीआईबीज में कोई इनकी इनमें प्राइस एप्रिसिएशन हुई है?
जी देखिए, पीआईबीज जो हम देख रहे थे पिछले कुछ टाइम से, गवर्नमेंट जो है वो पीआईबीज के ऑक्शन में बहुत ज्यादा जो है वो बिड्स को एंटरटेन नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका स्टांस ये था जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट जो भी हिस्टोरिकल हाई लेवल्स पर हैं, तो इस इन लेवल्स के ऊपर अगले 3 साल 5 साल के लिए अपनी कॉस्ट ऑफ डेट को फिक्स कर लेना वुड नॉट मेक सेंस फॉर द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट जो है वो ज्यादातर फ्लोटर्स और टी बिल्स में ही बिड्स को एक्सेप्ट कर रही थी, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। बट नाउ जैसा कि हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स पीकेश हो चुके हैं, सो जाहिर है पब्लिक जो है वो जनरली बॉन्ड्स की तरफ मूव करेगी। बट इशू ये है कि बॉन्ड मार्केट में लिक्विडिटी इतनी अवेलेबल नहीं है कि बैंक्स और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं उन्हें जो अपनी डिजायर्ड क्वांटिटीज हैं वो मिल जाए। सो बिल्कुल आपकी बात इस हद तक सही है कि बॉन्ड मार्केट में थोड़ी सी एक तेजी तो आ सकती है कोट अनकोट, बट उसके लिए लिक्विडिटी जो है वो शायद बॉन्ड मार्केट में इतनी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, एंड मेरे सेकेंडली, मेरे ख्याल में इट्स अ टू वे गेम ना, क्योंकि गवर्नमेंट तो शायद रेज करना चाहे, बट मार्केट का इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में है ही नहीं, वो शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली उनका इंटरेस्ट ज्यादा था। तो इसलिए अगर हम देखें कि यील्ड कर्व इन्वर्टेड हो गई थी रिसेंटली, और उसकी वजह से ही नेशनल सेविंग के रेट्स भी, क्योंकि वो भी उनका भी जो फॉर्मूला है वो पीआईबी की यील्ड के साथ लिंक है, तो नेशनल सेविंग के रेट्स भी स्पेशली बहबूद और डिफेंस सेविंग के शॉर्टर एंड से काफी नीचे हैं। जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट का ही एक मूव था। वो पीआईबी से ज़ाहिर है, आपने सही कहा कि जो स्पेशल सेविंग्स या जो नेशनल सेविंग के सर्टिफिकेट्स हैं वो पीआईबी के साथ लिंक्ड होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो ज़ाहिर है जब एक इन्वेस्टर पीआईबी के लिए अपनी बिड करेगा तो वो इस चीज़ को नज़र में रखेगा कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% यील्ड ऑफर कर रहे हैं शॉर्ट टर्म रेट्स। जबकि जो लॉन्ग टर्म जो पीआईबी के ऑप्शंस बेसिकली इसीलिए गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जो बिड्स डाली जा रही थी पीआईबीज में वो काफ़ी हायर एंड पर थी। सो जब पीआईबीज की बिड एक्सेप्ट नहीं हो रही थी तो उनका उनके जो पीकेआरबीज है वो एडजस्ट नहीं हो रही थी, और उस वजह से जो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं उनके भी रेट्स इम्प्रूव नहीं हो रहे थे। आगे बाकी ये है कि जो रीसेंट हमने ऑप्शन है उसमें देखा है कि जो टारगेट गवर्नमेंट ने दिया था उससे कम बेसिकली सिक्योरिटीज जो है वो उठाई गई हैं। उसका रीजन हमें ये लगता है कि क्योंकि एक्सटर्नल फ्लोज बेहतर हुए हैं, तो उसके बाद जो रिलायंस होगी ऑन डोमेस्टिक डेट वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो ये भी एक एंगल है इस पूरे फियास्को में। ओके, थैंक यू। अच्छा, एक सवाल आगे ये है, क्या हमने जुलाई में कोई फॉरेन इनफ्लोज देखे हैं स्टॉक मार्केट में? फॉरेन इनफ्लोज देखिए इसमें जो मैं आपको जनरल ट्रेंड बताता हूँ, इसमें थोड़े बहुत हमें नजर आ रहा था कि फ्लोज में थोड़ा बेहतरी आई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ। और वो अंडरस्टैंडेबल भी है, क्योंकि जो ज्यादा फोकस फॉरेन इन्वेस्टर्स का है वो इसी चीज पे होता है कि पाकिस्तान एज ए सस्टेनेबल मतलब कंट्री विद ए सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल चल सकता है या नहीं। और क्योंकि हमें पता है कि पिछले दिनों में नंबर्स जो रीस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही थी और डिफॉल्ट की सारी बातचीत हो रही थी, तो वो हमें लगता है कि अब बैक बर्नर पे चली जाएगी इसके बाद। और उसके बाद ही हमें नजर आ रहा है कि फ्लोज में बेहतरीन आई है। तो अगर हम जुलाई की महीने की बात कर लें तो तकरीबन ये 7.7 मिलियन डॉलर्स का इनफ्लो हमें नजर आया है। और ये मैं 1 जुलाई से 12 जुलाई तक की बात कर रहा हूँ फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन प्लेस। ओके, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद मेरा क्वेश्चन है कि 30 जून के देर अबाउट कुछ आईपीपीज को पेमेंट्स की गई थी, तो उससे सर्कुलर डेट में आपका क्या एस्टिमेट है कि कितना वॉल्यूम रिड्यूस होगा? अच्छा, सर्कुलर डेट पे हम लोगों का व्यू ये है कि अभी अगेन क्योंकि एमईएफपी का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, तो उस पे एक एनर्जी सेक्टर पे जो रिफॉर्म्स आईएमएफ प्रपोज कर रहा है और निगोशिएशंस कैसा बने उस पे ज्यादा बेहतर क्लैरिटी आएगी। लेकिन हमें लगता है कि जो गवर्नमेंट ने कुछ महीने पहले गैस प्राइसेस इंक्रीज की थी, उसके बाद काफी कमी जो इंक्रीज हो रहा था सर्कुलर डेट उसमें आई है। और गोइंग फॉरवर्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ हमें लगता है तकरीबन 4 से 5 रुपए बढ़ने चाहिए
इधर से इलेक्ट्रिसिटी में और गैस प्राइसेस भी हमें लगता है कि तकरीबन 20 से 30% बढ़ सकती हैं। तो उसके बाद हमें लगता है कि सर्कुलर डेट का जो फ्लो है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और इसमें जो ओवरऑल क्वांटम है, क्योंकि अगेन ये फेज वाइज एक डिस्कशन है, और पहले जो आईएमएफ चाह रहा है वो यही चाह रहा है कि पहले जो फ्लो बन रहा है वो रोका जाए, उसके बाद जो ओवरऑल क्वांटम है उसको कम करने में मदद मिलेगी। अच्छा, एक सवाल अब आखिरी है। बेसिकली जो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं उनका क्या देख रहे हैं फ्यूचर, और कौन से सेक्टर्स आपको अट्रैक्टिव लग रहे हैं करंट सिनेरियो में? अच्छा, तो ये थोड़ी सी इसका जवाब इस तरीके से है कि पिछले अदवार में जब भी आईएमएफ होता रहा है तो जनरली हमने देखा है कि सिक्लिकल सबसे पहले वो स्टॉक्स होते हैं जो कि चलते हैं। और जब भी मतलब स्टेबिलिटी आती है और तो एक नेचुरल इंक्लिनेशन भी उनकी तरफ ही बनती है। लेकिन इस दफा क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही इतने अट्रैक्टिव मल्टीपल्स पे, अब जैसे बैंक्स के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो तकरीबन आपको 3 साढ़े 3 के दरमियान मिल रहे हैं। सिमिलरली ईएनपी कंपनीज आपको, और ये हैवी वेट्स हैं KC 100 के, तो हमें लगता है कि इस दफा प्रॉब्ली अक्रॉस द बोर्ड आपको तेजी नजर आए। तो इसके लिए अगेन आइटरेटिंग माय पॉइंट कि जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर फंड है, एनर्जी फंड है, मतलब नाउ इज अ वेरी गुड टाइम टू एंटर एक्चुअली। तो इफ देयर इज एन इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एक्सपोजर लेना KC 100 का वुड बी द राइट थिंग टू डू वी फील। चलो, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच अहमद एंड शऊर। व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम फिर मिलेंगे इसी आउटलुक सेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।